किसी गांव में विजय अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विजय लकड़ी काट के बाजार में बेचने का काम करता था, लेकिन लकड़ी काटकर उसे इतना भी पैसा नहीं मिल पाता था कि वो अपने परिवार का अच्छे से पेट पाल सके। एक दिन विजय लकड़ियां काट कर उसे बेचने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन सुबह से उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी थी। हे भगवान, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। घर में तो कुछ राशन भी नहीं है। आज अगर खाली हाथ घर गया तो सीमा और सोनू क्या खाएंगे? तभी विजय के पास एक आदमी आता है। अरे भाई, ये लकड़ी कैसे दे रहे हो? 20 रुपए की साहब। ठीक है, मुझे ये सारी लकड़ी दे दो। आज घर पर मेहमान आए हैं तो दिन भर चूल्हा जलेगा। वो आदमी विजय से लकड़ियां लेकर और 20 रुपए उसे देकर वहां से चला जाता है। लकड़ियां बिक जाने के बाद विजय घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कचौरी वाला दिखाई देता है। उसने कुछ दिन पहले ही कचौरी का ठेला लगाया था और उसके ठेले पर भीड़ लगी हुई थी। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर विजय के भी दिमाग में ठेला लगाने का विचार आया और वो सोचने लगा, ये कचौरी वाला तो दिन भर में कम से कम 2 से 3 हजार तो कमाता ही होगा। इसके ठेले पर तो दिन भर भीड़ रहती है, महीने का काफी अच्छा कमा लेता होगा ये। मेरे लकड़ी काटने से मेरे घर का गुजारा अच्छे से तो हो नहीं पाता है, क्यों ना मैं भी ठेला लगाऊं और कचौरियां बेचूं। कचौरी वाले के ठेले पर इतना भीड़ देखकर विजय भी ठेला लगाने का निर्णय लेता है और वह घर जाकर अपनी पत्नी सीमा से इस बारे में बात करता है। सीमा को भी विजय का विचार अच्छा लगता है और वो विजय से बोलती है, अजी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। लकड़ी काटकर हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन जीने के लिए इतना काफी नहीं है। सोनू की आगे की पढ़ाई भी तो करानी है। मेरी माँ ने शादी से पहले मुझे छोले कचौरी बनाना सिखाया था। मैं आपको रोज सुबह सुबह ढेर सारे छोले कचौरी बनाकर दे दूंगी। आप बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच आना। लेकिन सीमा, अगर हमारी कचौरी नहीं बिकी तो? अजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत स्वादिष्ट छोले कचौरी बनाती थी अपने मायके में। बस देखते जाओ और बाजार से सामान लेते आओ। लेकिन सीमा, कुछ भी शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी, वो हम कहाँ से लाएंगे? अजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जमींदार साहब से कुछ उधार ले लो आप। उनसे कहना कि जैसे ही हमारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा, हम उनके पैसे वापस लौटा देंगे। ठीक है सीमा, तुम्हें मुझे सामान की लिस्ट दे दो, मैं अभी बाजार से सब लेकर आता हूँ। पहले तुम छोले कचौरी बना देना और मैं कल से ही बाजार में उन्हें बेचना शुरू कर दूंगा। सीमा सारे सामान की लिस्ट बनाकर विजय को देती है और विजय जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह सुबह ही उठकर सीमा कचौरी और छोले बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सीमा छोले पूरी और हरी लाल चटनी बनाकर तैयार कर देती है और विजय सारा सामान ठेले में रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। विजय नंदू कचौरी वाला के सामने ही अपना ठेला लगा रहा था। तभी विजय के पास एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम्हारी कचौरियां से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने नया नया ठेला लगाया है। सही कहा भाई जी, आज हमारा बाजार में पहला दिन है। आप बताएं कितनी कचौरी दूं? अच्छा भाई, लेकिन कचौरी कैसे दे रहे हो? अरे भैया, 10 रुपए की प्लेट है, आप खाओ तो सही। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो। ग्राहक वो कचौरी खाने लगता है और उसे कचौरी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह भाई, क्या कचौरी बनाई है, मजा ही आ गया। और ये जो छोले के साथ तुमने प्याज दिया, ये तो और भी स्वाद को दुगना कर रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरे परिवार के लिए भी 10 कचौरी पैक कर दो।
अपने पहले ही ग्राहक से इतनी तारीफ सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और उसे 10 कचौरी पैक करके दे देता है। थोड़े ही देर में विजय के ठेले पर भीड़ लग जाती है और आज उसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। शाम को अपना खाली ठेला लेकर विजय वापस घर आ जाता है। अरे सीमा, हमारे छोले कचौरी सबको बहुत पसंद है। आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से मैं आपको और ज्यादा छोले कचौरी बनाकर दूंगी। हाँ सीमा, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। एक काम करो, कल से तुम्हें भी ठेले पर चलना होगा। मुझसे तो अकेले इतने ग्राहक संभलते ही नहीं। ठीक है जी, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगली सुबह दोनों जल्दी जल्दी अपना ठेला बाजार में लगा लेते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आते हैं। कोई 2 कचौरी मांगता है तो कोई 4। लेकिन नंदू उसकी तरक्की देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी बिक्री अब उतनी नहीं हो पाती थी। 1-2 ग्राहक ही उसके ठेले पर आते थे। अगर विजय का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस विजय के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे विजय के कचौरी की चर्चा दूसरे गांव में भी होने लगती है। लोग दूर दूर से विजय के ठेले पर छोले कचौरी खाने आते थे। क्या सीमा, इतने दिनों में हमने काफी अच्छी कमाई कर ली है। कितने पैसे तो हमने जमा कर ही लिए हैं कि जमींदार साहब का कर्ज चुका सके। ये कुछ पैसे हैं जो मैं जमींदार साहब को लौटाने जा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, आप जाओ, तब तक मैं खाना बनाकर रखती हूँ। फिर विजय जमींदार को पैसे देने चला जाता है। नमस्ते जमींदार साहब। आओ आओ विजय, बड़े दिनों बाद आज कैसे आना हुआ? और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है मालिक, मैं आपके पैसे लौटाने आया था। फिर विजय जमींदार के पैसे लौटाकर घर आ जाता है। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए विजय को अकेला ही ठेला लेकर बाजार में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नंदू भी अपने ठेले पर कचौरियां बना रहा था। विजय को देखकर वह मन ही मन सोचता है, बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, फिर तो इसकी कचौरियां इतनी खराब करूंगा कि सब मुझसे ही कचौरी खरीदेंगे। इसके ठेले पर तो कोई जाएगा ही नहीं। एक बार ये खराब मसाले उसके कचौरी में मिला दूं तो उसकी सारी कचौरी खराब हो जाएगी। हे भगवान, बस एक बार मौका दिला दे। विजय इन सब बातों से अनजान अपने ठेले पर खड़े होकर खस्ता कचौरी ताल रहा था, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके ठेले पर प्याज नहीं था। अरे मैंने तो प्याज लाया ही नहीं। इसके बिना तो मेरे कचौरी का स्वाद ही फीका पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, घर जाकर प्याज ले आता हूँ, लेकिन मैं अपनी दुकान को ऐसा खुला छोड़कर नहीं जा सकता। थोड़ी देर सोचने के बाद विजय नंदू की दुकान पर जाता है। क्या हुआ विजय भैया, आज मेरी दुकान कैसे? क्या बात है? अरे नंदू भाई, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी दुकान का ध्यान रख सकते हो? मुझे थोड़ा काम है, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। नंदू मन ही मन सोचता है, अरे वाह भगवान, आपने तो मेरी सुन भी ली। ये तो खुद अपनी दुकान मुझे सौंपने आया है। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं? इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहां तुम्हारे ठेले का ध्यान रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं अभी आता हूं। विजय जैसा ही वहां से जाता है, नंदू उसके ठेले के पास जाकर खराब मसले उसके छोले में मिला देता है और अपने ठेले पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में विजय अपने ठेले पर आता है और कचौरियां तलने लगता है। रोज की तरह आज भी उसके ठेले पर भीड़ लगती है और विजय उन सबको कचौरी खाने को देता है। लोग कचौरी खाना शुरू ही करते हैं और सारे कचौरी छोले नीचे फेंक देते हैं।
क्या विजय, क्या मिला दिया है आज इन कचौरियों में? इन्हें खाकर तो लग रहा है कि बस अब उल्टी कर दूं। ऐसा खाना खाकर तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। अरे भाइयों, इसकी कचौरी खाकर तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसने अपनी कचौरी में मिलावट करना शुरू कर दिया है। इसे मुखिया जी के पास लेकर चलो, अब तो इसे मुखिया जी ही सजा देंगे। सभी ग्राहक विजय को मुखिया जी के पास लेकर जाते हैं। क्यों रे विजय, तुमने गांव वालों के जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया? मुखिया जी, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। मैं तो जैसे रोज बनाता हूं वैसे ही आज भी बनाई थी, पर पता नहीं लोग बीमार क्यों पड़ने लगे। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या बीमारी का नाटक कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता विजय। तुम्हें 1 दिन का समय दिया जा रहा है, अपनी बेगुनाही साबित करो, वरना तुम्हें गांव निकाला दे दिया जाएगा। मुखिया की बातें सुनकर विजय बहुत चिंतित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदू यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई नहीं था। विजय घर जाकर सारी बात सीमा को बताता है। अजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बिल्कुल सही मसाले डाले थे। मुझे तो यह किसी की साजिश लगती है। अजी, कोई जानबूझकर हमें फंसाना चाहता है। लेकिन सीमा, ऐसा कौन कर सकता है? मैं तो किसी से दुश्मनी नहीं रखता। अजी, आप नहीं जलते, लेकिन आपको आगे बढ़ता देखकर लोग आपसे जलेंगे ही। अजी, अब हम क्या करेंगे? अगले दिन फिर से पंचायत बैठाई गई और विजय के पास कोई सबूत नहीं होने के कारण उसके परिवार को गांव से निकाल दे दिया गया। विजय और उसका परिवार अब सड़कों पर आ गया था। उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना रहने के लिए घर। सीमा अपनी किस्मत को कोस रही थी। हमें तो हमारी नेकी की सजा दी है भगवान ने। हे भगवान, यह कैसा न्याय है आपका? तुम चिंता मत करो सीमा, हम शहर जाएंगे, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। विजय सीमा और सोनू को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। अरे विजय, तुम यहाँ अचानक से? क्या हुआ मेरे भाई, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रघु, भगवान ने हमें हमारे अच्छे कर्मों की सजा दी है। फिर विजय रघु को पूरी बात बताता है। विजय मेरे भाई, तुम चिंता मत करो। यहीं बगल में मैंने छोटा सा मकान बनाया है, आज से तुम वहीं रहोगे। और रही बात काम की, तो जो काम तुम अपने गांव में करते थे वही काम तुम यहाँ करो, और पैसे की चिंता मत करना। अभी के लिए ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। रघु भाई, मेरे पास कहने के लिए शब्द तक नहीं है। मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। इस मामले में तो मैं बहुत नसीबों वाला हूँ। अरे भाई विजय, तुम तो मेरी आदत जानते ही हो। मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा। इस घर में आराम से रहो और मैं चलता हूँ। अब विजय शहर में अपनी कचौरी की दुकान लगाता है और वहाँ भी उसके अच्छे खासे ग्राहक बन जाते हैं। शहर में विजय की गांव से भी अच्छी आमदनी होने लगती है। अब विजय को किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अभी मैंने कहा था ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। देखा आपने, आज हमारी स्थिति गांव से भी ज्यादा अच्छी है। हाँ सीमा, तुमने सही कहा। आज हमारा ठेला इतना मशहूर हो पाया है सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से। दूसरी तरफ गांव में फैली महामारी के कारण नंदू का काम भी ठप पड़ चुका था और वो और उसका परिवार सड़क पर आ चुके थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटे से गांव में रामदास अपनी पत्नी कल्याणी और बेटे हरिया के साथ रहता था। हरिया एकदम मूर्ख था। वह कोई भी काम धाम नहीं करता था। घर में रहकर वह सिर्फ आराम की रोटियां तोड़ता रहता था। गोपाल और कल्याणी अपने बेटे हरिया से बहुत परेशान रहते थे। वह उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर वह बहुत बड़ा मूर्ख था। उसे कोई भी काम नहीं आता था, ना ही उसे कोई कुछ काम देता था। हरिया की उम्र 25 साल हो गई है।
ना ही यह कुछ कमाता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। अजी आप एक काम क्यों नहीं करते, इसकी शादी ही करवा दीजिए। क्या पता इसकी पत्नी अपने साथ इसका भाग्य लेकर आए। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, अब हमें इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, इस मूर्ख के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो और चालाक भी। ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर इसकी चालाक पत्नी आ जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो इसे कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाएगा। अजी आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में रामदास अपने मूर्ख बेटे की शादी करवा देता है। हरिया की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी। उसी दहेज से रामदास के घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दहेज की रकम भी खत्म हो गई और सारा सामान भी खत्म हो गया। उसकी पत्नी समझ गई थी कि उसका पति बहुत बड़ा मूर्ख है, उसे कोई काम भी नहीं देगा। इसीलिए वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैंने कभी आपके सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं चाहती थी कि घर की बात बाहर ना निकले, मगर इस तरह से घर नहीं चलता। घर में कुछ भी नहीं है। कब तक यह सब देखती रहूं? आपने अपने मूर्ख बेटे की शादी मुझसे करवा दी। आपके बेटे के साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। वह कोई भी काम नहीं करते हैं, बस दिन भर घर में बैठे रहते हैं। बहू, वह तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? पत्नी को हमेशा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। उनमें पति वाले कोई गुण भी तो होनी चाहिए जिससे मैं उनकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे काम करके लाता है, घर में दिन भर चारपाई पर पड़े रहने वाले की नहीं। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम हरिया को समझाओ कि वह कुछ काम। पिताजी, मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है। बस उन्हें सारा दिन चारपाई पर लेटे रहना अच्छा लगता है। पिताजी, अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले ही दिन रामदास हरिया से कहता है, करें बेटा, अब तुझे कोई काम धाम करना चाहिए। अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी तेरी वजह से सारा दिन परेशान रहती है। बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख ले। ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों को अपने पास रख लो, तुझे रास्ते में इनकी जरूरत पड़ेगी। पिताजी की बात मानकर हरिया ज्ञानी को ढूंढने निकल जाता है। कई दिन भटकने के बाद हरिया को जंगल में एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा को प्रणाम कर हरिया ने कहा, बाबा, सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप लोगों को ज्ञान देते हैं। मैं कई दिनों से एक ज्ञानी को ही ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया। इसीलिए ज्ञानी बाबा, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, बिना ज्ञान के मनुष्य को तो कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, मगर मैं मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं देता। उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ज्ञानी बाबा, आप मुझे ज्ञान देने की कितनी कीमत लेंगे? एक ज्ञान का 1 पैसा। रामदास ने हरिया को 60 पैसे दिए थे, मगर अब मूर्ख हरिया के पास 4 पैसे ही बचे थे। वो उसे ज्ञानी बाबा को दे दिए। 4 पैसे लेकर ज्ञानी बाबा बोले, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 4 ही ज्ञान की बातें बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे याद कर लो। पहला ज्ञान यह है, जिस बात को 5 आदमी बोले उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह है कि धन प्राप्त होने पर किसी को भी बताना नहीं चाहिए। तीसरा ज्ञान यह है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद कर
अब मूर्ख हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। लोगों से पूछने पर उसे एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक भिखारी मर गया है, पर कोई वहां से उसे उठाकर ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख हरिया वहां पर पहुंचा। भाई, तुम इतने सारे लोग हो, इस लाश को उठाकर कहीं जंगल में अंतिम क्रिया कर दो, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। हम इस लाश की अंतिम क्रिया क्यों करें? ना तो ये हमारा रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला, फिर हम ये क्यों करें? लेकिन एकदम से मूर्ख हरिया को ज्ञानी द्वारा दिए हुए पहले ज्ञान की याद आ गई कि 5 आदमी जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी ज्यादा आदमी हैं। फिर उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उसे ले जाकर रख दिया। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। उसने सारे सिक्के को जमा किया और अपनी जेब में रख लिया और बूढ़े भिखारी की लाश को जला दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। आप आ गए ज्ञान सीखकर। क्या ज्ञान सीखकर आए हो? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या पता कुछ ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सिख आया हूं, पर मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान सिखाने के पैसे लगते हैं। ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। आप कैसी बेकार की बातें करते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आप इतने दिन घर से बाहर रहे, फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। हरिया अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता, ना ही भिखारी की जेब से मिले सिक्कों के बारे में बताता है। अब मूर्ख हरिया के पास बहुत पैसे थे। उसके दिन अच्छी तरह से कटने लगे। उनका रहन सहन बदल गया। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया। उनके रहन सहन को देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन हरिया की पड़ोसन अपने पति से कहती है, जिसे लोग पागल पागल कहते थे उसे देखो, आज कितना पैसे वाला हो गया है, कितना बड़ा और सुंदर घर बनवाया है। और एक आप हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। सुबह से शाम तक इसके यहाँ उसके यहाँ मजदूरी करते फिरते हैं, तब कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं। उस पागल से ही कुछ सीख लीजिए। भला मैं उस मूर्ख से क्या सीखूं? जो उसके नसीब में है वह उसे मिल रहा है, और जो मेरे नसीब में है वह मुझे मिल रहा है। आप सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहिए। यहाँ दुनिया आगे निकल रही है और आप नसीब के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ही कल मूर्ख हरिया के घर जाऊंगी और उसके धनवान होने का राज पता करूंगी। पड़ोसन दूसरे ही दिन हरिया के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है, दीदी, हरिया भैया क्या काम करते हैं जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? पूरे गांव में आपके धनवान होने के चर्चे हैं कि कैसे इतना मूर्ख आदमी धनवान हो गया। बहन, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या काम करते हैं। मैं तो उन्हें पूरा दिन घर पर ही देखती हूँ। भला घर पर रहकर कौन सा काम हो सकता है? आपको उनसे पूछना चाहिए वह क्या काम करते हैं। भला कोई आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है क्या? जरूर ही वह कोई गलत तरीके से धन कमाते होंगे। अगर हरिया भैया आपसे सच में प्रेम करते हैं तो उन्हें आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं वह कोई गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब मूर्ख हरिया अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी आप क्या काम करते हो? ये तो आपने कभी मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताना कभी जरूरी नहीं समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए था वह तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम किसी चीज की परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। अजी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा काम करते हैं। मुझे डर है कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूंगा? मैं बड़े मेहनत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी? मैंने तो आपको कभी मेहनत करते देखा ही नहीं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर आप मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बता दो, आप क्या काम करने जाते हो? वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी,
फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। हरिया अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, इसे बता देता हूँ। फिर उसे साधु बाबा के दूसरी ज्ञान की बात याद आती है। पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा और रात को 12 बजे उसे एक सांस में पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। हरिया की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को अपने घर बुलाती है और उसे कहती है, बहन, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते। दरअसल हमारे धनी होने का राज देसी घी है। देसी घी? हाँ, देसी घी। अगर कोई आदमी रात में 12 बजे 1 किलो देसी घी पी लेता है तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये बात तुम किसी को मत बताना, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, बस इसलिए बता रही हूँ। ये बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश होती है। धनवान होने का राज जो पता चल गया था। वह जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी पति से कहती है, अजी मुझे मूर्ख हरिया के धनवान होने का राज पता चल गया है। आप जल्दी से बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आओ। एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर उसके धनवान होने का राज क्या है? मैं भी तो सुनूं। भला धनवान बनने में देसी घी का क्या संबंध है? अजी बहुत बड़ा संबंध है। अगर कोई आदमी देसी घी एक सांस में 12 बजे रात को पी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा धनी बन जाता है। उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को ये बात पता होती तो हर कोई धनवान ना बन जाता। अरे भाग्यवान, भला 1 किलो घी पीकर आज तक कोई धनवान हो पाया है? क्या तुम मुझे मरना चाहती हो? अरे मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात मूर्ख हरिया की पत्नी से पता किया है। अब सारा समय यहीं बैठे बैठे पूछते रहोगे या फिर बाजार जाकर 1 किलो देसी घी लेकर आओगे? पड़ोसन का पति बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आता है और फिर दोनों पति पत्नी रात 12 बजे बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, पड़ोसन अपने पति को 1 किलो घी एक सांस में पिला देती है। घी पीने के बाद उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। पेट दर्द इतने जोरों का होता है कि वह तड़पने लगता है। अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। भाग्यवान, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा है। वह उल्टी करने लगता है और अंत में वह मर जाता है। पड़ोसन राजा के पास जाकर हरिया की शिकायत करती है। महाराज, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ बताओगी भी या फिर रोती ही रहोगी? महाराज, मेरे पति का देहांत हो गया है। उन्होंने 1 किलो देसी घी पी लिया था, जिससे उनके पेट में दर्द हुआ और वह मर गए। ये क्या बेकार की बात कर रही हो? अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी पिएगा तो वह मरेगा ही ना, बचेगा थोड़े ना। तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरे पति पागल नहीं थे। पागल तो वह मूर्ख हरिया है जिसने मुझे यह नुस्खा बताया था। उसने मुझे बताया था कि अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो वह धनवान हो जाता है। इसलिए मैंने अपने पति को 1 किलो देसी घी पिला दिया। राजा ने मूर्ख हरिया को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों रे हरिया, तू लोगों को पागल समझता है क्या कि 1 किलो घी का नुस्खा बताकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? धनवान होने के लालच में इसका पति एक ही सांस में 1 किलो देसी घी पी गया और फिर वह मर गया। इसके लिए तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी हरिया को साधु बाबा की ज्ञान की बात याद आती है कि अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वह राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी बाबा को 4 पैसे देकर 4 ज्ञान की बातें सीखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 5 आदमी को कोई बात कहे तो उसे मान लेना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए और अपने राजा या स्वामी से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे धनवान होने का राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने 1 किलो देसी घी पीकर धन की प्राप्ति की है। उसी ने ये बात इनको बताई होगी। राजा हरिया के सच बोलने से बहुत खुश होते हैं
और उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं और हरिया को कोई सजा भी नहीं मिलती है। और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।